तो कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स ख़त्म हो गया था। आज हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। इसे हम हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। हेलोजन फैमिली बच्चों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ये हेलोजन दूसरे एल्कली मेटल के साथ, एल्कली अर्थ मेटल के साथ सॉल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए इन्हें सॉल्ट प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, हेलो मतलब होता है सॉल्ट और जेन मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर फैमिली होती है। ठीक है, इसलिए इसे हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोटीन। इसको लर्न कैसे करते हैं, इसको याद कैसे करते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये सब जनरली नॉन मेटल होते हैं, बट हाँ एस्ट्रोटीन रेडियो एक्टिव मेटल होता है और कोई कोई इसे मेटलॉइड भी बोल देता है। ठीक है, और हेलोजन ना बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी से बस एक कदम दूर होते हैं। इन्हें बस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबल होने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये चाहते हैं कहीं से बस जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और हाँ, हेलोजन्स जो होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? एक तो हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है उनका, और साथ ही साथ वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? कि बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। ठीक है, अब ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब हमें मिलते हैं कहाँ पे हैं? ये हमें फ्लोरीन कहाँ मिलता है? हमें अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, बहुत सारे मिनरल्स में मिल जाता है जैसे क्रायोलाइट, Na3, AlF6। साथ साथ हमें मिट्टी में मिल जाता है, रिवर बोन्स वगैरह इन सब में मिल जाता है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हमें अर्थ क्रस्ट में मिल जाती है, सी के पानी में, समुद्र के पानी में, एज ए फॉर्म ऑफ सॉल्ट में मिल जाती है। ठीक है, सॉल्ट वगैरह के फॉर्म में हमें ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की। इनकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? NH2 NP5। ठीक है, इसके लास्ट शेल के अंदर NH2 NP5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप पीरियड नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टोटल कितने होते हैं? 7। और वैलेंसी कितनी होती है? 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को जनरली लेना प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 9। तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी और बहु प्रिंसिपल थे 1s2 2s2 2p5। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये मस्त बिंदास स्टेबल हो जाएगा। और ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्यों? SO 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से या स्टेबिलिटी से बस एक इलेक्ट्रॉन की कम दूरी पे होते हैं, बस इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देख लो। इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम बढ़ता है। इसका रीज़न क्या है? वही सेम जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, शेल नंबर बढ़ता है और साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। इस वजह से इसका एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हैं, बढ़ता है। फ्लोरीन का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा आयोडीन। और हाँ, हेलोजन का जो एटॉमिक रेडियाई होता है ना, या आयनिक रेडियाई होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप हैं सबसे छोटा होता है। इसका रीज़न क्या है? कि हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है इनका, तो ये लास्ट शेल को अच्छे से जकड़ के रखते हैं, इस वजह से इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी टॉप टू बॉटम घटती है। रीज़न वही, न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता है, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होती है, तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम घटती है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जब भी कोई एटम अपनी गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, तो उसके अंदर या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देनी कौन से केस में पड़ती है? नोबल गैसेस के केस के अंदर, क्योंकि नोबल गैसेस तो ऑलरेडी स्टेबल है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। जब हम उन्हें इलेक्ट्रॉन देंगे तो उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। बट बाकी सब केस में क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, उस प्रोसेस में से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपली क्या है? जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन एटम इन एन आइसोलेटेड गैसीय स्टेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ए ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ए नेगेटिव एनायन फॉर्म कर लिया। ठीक है, इस केस में जो भी एनर्जी रिलीज वगैरह हुई उसे हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती जाती है। जो जितना बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वो छोड़ेगा। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में अट्रैक्शन कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाती है। डिक्रीज बोलो या ये बोलो लेस नेगेटिव होती जाती है ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक मामला है तो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, यूँ बोलो लेस नेगेटिव होती जाती है, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और हम आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात बच्चों क्यों करते हैं? क्योंकि आइसोलेटेड गैसेस एटम जो होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो एक एटम को इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, जबकि लिक्विड या सॉलिड के केस में क्या होता है? वो चिपके चिपके रहते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देने के अंदर दिक्कत होती है। ठीक है, तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव और डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हेलोजेंस है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमॉन्ग ऑल ग्रुप्स। सारे ग्रुप्स के अंदर हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बढ़िया एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हेलोजन हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से बस एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो बड़ी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बच्चों ट्रेंड होना क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की होती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी होनी चाहिए ना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होना चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट ऐसा नहीं होता, क्लोरीन की जो होती है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, फिर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। इसका रीज़न क्या है बच्चों, फ्लोरीन ना एक बहुत छोटा आइटम है, ठीक है, जिसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है धक्का देते हैं कि भाई रिपेल करते हैं कि हम नहीं आने दे रहे। जबकि क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का बड़ा साइज़ है, ठीक है, इसके अंदर 3 शेल है, तीसरी शेल काफ़ी बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली आ सकता है। सेकंड शेल के अंदर बस 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड शेल का साइज़ भी बड़ा है, 18 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। तो क्लोरीन ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है एज़ कम्पेरिजन टू फ्लोरीन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है क्योंकि ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसी रीज़न को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, ज़रा वो देख लो। फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन because of small size of fluorine and 7 valence electron on fluorine. There are strong inter-electronic repulsion in 2p orbitals of fluorine. That's why fluorine doesn't accept electrons easily, while chlorine has bigger side and 3p orbitals, so it is easily for chlorine टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरी शेल है, बड़ी शेल है, इसके अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकता। इसके अंदर रिपल्शन बड़ी तगड़ी होती है, इसके अंदर रिपल्शन कम होती है, तो ये बढ़िया से एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आगे चलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन देख लेते हैं। इनकी एटॉमिसिटी की बात करें तो डायटोमिक नेचर के होते हैं, जैसे F2Cl2 Br2I2। इसका रीज़न क्या है, लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे फ्लोरीन या दूसरे क्लोरीन के आते हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के डायटोमिक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसका रीज़न क्या है, ऊपर से नीचे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चों देखो सिंपली मास बढ़ता है, उनका एटॉमिक मास वगैरह बढ़ता रहता है, तो साथ ही साथ क्या बढ़ता है, वनडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। वनडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। फ्लोरीन का सबसे कम होता है F2 का, उससे ज़्यादा Cl2 का, उससे ज़्यादा Br2 का, उससे ज़्यादा I2 का। हेलोजन्स आर कलर्ड कंपाउंड, जितने भी हेलोजन होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं, जैसे फ्लोरीन तुम्हारी येलो कलर की गैस होती है, आयोडीन तुम्हारा वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है। इसका रीज़न क्या है कि जितने भी हेलोजन के मॉलिक्यूल हैं ना, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट वाली रेडिएशन को, मान लो कोई लाइट आई विजिबल जो दिख रही थी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वो बची हुई लाइट को निकाल देते हैं। जो बची हुई लाइट को निकाल देते हैं, विजिबल लाइट को, वही हमें एज अ कलर की फॉर्म में दिखती है। इसी बात को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन्स एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड ड्यू टू हायर एनर्जी लेवल एंड द रिमेनिंग लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, कि बची हुई जो लाइट, वो कुछ लाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं, वही लाइट हमें कलर की फॉर्म में दिखती है, ठीक है। एंड कलर ऑफ हेलोजन इज ड्यू टू दिस ट्रांसमिटेड लाइट। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है कि जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली टॉप टू बॉटम करती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो साइज़ बढ़ता जाएगा, साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आइटम का साइज़ बढ़ता जाता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती जाती है। तो जनरल ट्रेंड ये होता है, ठीक है। बट ना फ्लोरीन की जो तुम्हारी FF बॉन्ड की जो FF बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है क्लोरीन से भी, ब्रोमीन से भी। इसका रीज़न क्या है, सेम रीज़न। तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और फ्लोरीन ना अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करा सकता है, क्लोरीन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करा सकता है, ब्रोमीन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीडेशन करा सकता है। देखो एग्जांपल देखो, फ्लोरीन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, फ्लोरीन को Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराया, इसने क्या फॉर्म कर लिया, F नेगेटिव प्लस में Cl2, जो इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, इसने क्या कर लिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। F2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन से। सिमिलरली F2 ने Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराया, खुद F नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और सामने वाले का ब्रोमीन का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सिमिलरली ब्रोमीन और क्लोरीन का हमने एग्जांपल लिख रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद वाटर, कि वाटर के साथ हेलोजन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन बच्चों बहुत छोटा है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करता है, और बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, पानी में से ना ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज करा देता है, पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर देता है, O2 की फॉर्म में O2 निकाल देता है। इधर पानी में ऑक्सीजन -2 में थी, बट इसको 0 में ले आता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है, पानी की ऑक्सीडेशन कराता है बच्चों, इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन इधर, ठीक है, फ्लोरीन को जैसे ही पानी से मिलाया, फ्लोरीन ने क्या करा, पानी को ऑक्सीडाइज कर दिया और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इधर इन दोनों को रिएक्ट कराया, हमें क्या मिला, HF, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों।
अब बात कर लेते हैं तुम्हारे बाकी जो तुम्हारे हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये किस तरह से पानी का रिएक्ट करते हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। जैसे ही इन्हें पानी के साथ मिलाते हैं ना बच्चों, ये इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, तो ये पानी का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, HX प्लस में HOX, ठीक है। HOX क्या है, हाइपो एसिड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, तुम्हें समझ आएगा। जैसे ब्रोमीन को हमने रिएक्ट कराया H2O से, हमें क्या मिल गया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और साथ में हमें क्या मिल गया, HOBr, ब्रोमस एसिड। सिमिलरली क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस में हाइपोक्लोरस एसिड। कुछ इस तरह की रिएक्शन करता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस वाली रिएक्शन को। और हाँ, आयोडीन जो होता है वो जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसलिए पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता। बट हाँ, आई नेगेटिव आयन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और आई नेगेटिव का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आई नेगेटिव I2 की फॉर्म में चला जाता है और पानी फॉर्म कर लेता है। ज़रा सोच के देखना बच्चों, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, लॉजिकल भी है, थोड़ी बहुत तो रटने वाली है, बट हाँ लॉजिकल भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन, कि हेलोजन और हाइड्रोजन आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे ही हेलोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं आपस में बच्चों, क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। HX फॉर्म कर लेते हैं। HX क्या होता है, हाइड्रोजन हेलाइड। HX क्या होता है, हाइड्रोजन हेलाइड। X क्या होते हैं हमारे हेलोजन, X हमारा FCl Br I कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स विद हाइड्रोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि जो हाइड्रोजन के साथ हेलोजन की रिएक्टिविटी होती है वो टॉप टू बॉटम घटती जाती है। इसका रीज़न क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रीज़न है, और साथ साथ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन वगैरह। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है और हेलोजन का साइज़ बढ़ता जाता है, तो रिएक्टिविटी उनकी कम होती जाती है ना। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, कि हाइड्रोजन हेलाइड की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है डाउन द ग्रुप, सेम रीज़न, मास बढ़ता है, वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, बट हाँ HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि HF बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट HF हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है HF का बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम होता है HI का, क्योंकि मोलर मास बहुत बढ़िया होता है इसका, उससे कम HBr का, उससे कम HCl का। बट हाँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट में भी रीज़न तो सेम होता है कि वन रोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। बट हाँ जो HI का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो HF से भी एक्सीड कर जाता है। तो इसका ऑर्डर कुछ कैसा होता है, HCl सबसे कम, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HF, उससे ज़्यादा HI का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम HF का, उससे कम HBr का, उससे कम HCl का। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें किस तरह से उनका पिघलने का टेम्परेचर वगैरह कितना होता है। अब बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग करेक्टर। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कुछ वैसा सा ही सीन होता है, टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है हाइड्रोजन और हेलोजन्स की। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, तो हाइड्रोजन को देना ईजी होगा। तो टॉप टू बॉटम बच्चों एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है, साथ साथ रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि सामने वाले को हाइड्रोजन देना ईजी होता जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है HX की, है ना, हाइड्रोजन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। अब बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बच्चों देखो, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, उसका रीज़न अभी हमने देखा। टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे HX की हाइड्रोजन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि हेलोजन का साइज़ बढ़ता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, और साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम घटती है। अब बात कर लेते हैं कि हेलोजन ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली बच्चों फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर लेता है, OF2। ठीक है, OF2 स्टेबल होता है जनरली, है ना, साथ ही साथ फ्लोरीन O2F2 भी फॉर्म कर लेता है, बट जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और हाँ, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लोरीन कौन कौन से ऑक्साइड फॉर्म करता है देख लो बच्चों, Cl2, Cl2O6, Cl2O5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रोमीन कौन कौन से फॉर्म करता है, Br2, BrO2 एक्सेट्रा। और ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और इसलिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन को इसलिए छोड़ देगा, तो इसलिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड। आयोडीन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, I2O4, I2O5, I2O7। जो I2O5 होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और साथ ही साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड की एस्टिमेशन में भी काम आता है। मान लो कहीं पे रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, तो वहाँ पे हम I2O5 का यूज़ करके हम बता सकते हैं इतनी निकल रही है, टाइट्रेशन वगैरह करके। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हेलोजन ऑक्साइड्स ऑर्डर, कि जो ये हेलोजन है जो ऑक्साइड बनाते हैं ये, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों देखो, जो आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम क्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं, उससे कम ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं, ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद हेलोजन्स, की मेटल हेलोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जब भी हेलोजन क्या रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म कर लेते हैं, मेटल हेलाइड। मेटल हेलाइड जनरली आयनिक फॉर्म में होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और हेलाइड का नेचर होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं।
मेटल अलग अलग तरह की हेलाइड बना लेता है, MX बना लेता है, MX2 बना लेता है, MX3 बना लेता है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है कि मेटल की वैलेंसी कितनी है। अगर मेटल की वैलेंसी 1 है तो MX तरह की हेलाइड फॉर्म कर लेगा, और मेटल की वैलेंसी 2 है तो MX2 तरह की हेलाइड फॉर्म कर लेगा, और मेटल की वैलेंसी 3 है तो MX3 तरह की मेटल हेलाइड फॉर्म कर लेगा। एग्जांपल देख लो कि जब मेटल की वैलेंसी 2 हो या मेटल पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो तब वो कैसी हेलाइड फॉर्म करेगा, किस तरह की मेटल हेलाइड फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम जैसे ही ब्रोमीन क्या रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म कर लेता है, MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इधर MgBr2 ही फॉर्म क्यों करा, MgBr3 क्यों नहीं करा, क्योंकि मैग्नीशियम जनरली 2 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आयनिक करेक्टर की बात करें तो टॉप टू बॉटम घटता जाता है। MF का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम MBr का, उससे कम MCl का, उससे कम Mi का। इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेंगे बॉन्ड में से, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में से कम खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में ही रहेंगे, तो कोवलेंट करेक्टर रहेगा। कि देखो हेलोजन की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा और उतना बढ़िया आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, साथ ही साथ डाइपोल मूवमेंट घटेगा, तो इस वजह से आयनिक करेक्टर घटता जाता है। अब बात कर लेते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की। फ्लोरीन बाकी अपने साथियों के से अलग बिहेवियर क्यों शो करता है। तो देखो जो फ्लोरीन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने बाकी साथियों से। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो छोटा एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है, साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते। लिमिटेशन होती हैं कुछ है ना, कि ज़्यादा रेडिएशन स्टेट वगैरह शो नहीं कर सकता। और इस साथ ही साथ इसके अंदर जो FF बॉन्ड की एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, वो कम होती है क्लोरीन से, ब्रोमीन से, है ना। तो ऐसे ही कुछ अलग बिहेवियर शो करता है अपने बाकी एलिमेंट से अलग। ठीक है, इट फॉर्म ग्रेट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल अदर डजंट। HF जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोरीन एक बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है, जबकि इसके बाकी साथी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका साइज़ वगैरह बड़ा होता है, इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होते। इट फॉर्म्स ओनली वन स्टेबल ऑक्सो एसिड वाइल अदर हेलोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, बेचारे पे डी ऑर्बिटल वगैरह नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो बस ये एक ऑक्सो एसिड शो करता है, जबकि इसके साथ ही कई तरह के ऑक्सो एसिड शो करते हैं। HF इज लिक्विड वाइल अदर हाइड्रोजन हेलाइड और गैसियस इन स्टेट। इसका रीज़न क्या है, HF बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, इस वजह से HF लिक्विड नेचर में होता है। बाकी इसके साथी के अंदर क्या होती है, वन रोल फोर्स ऑफ रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से इसके साथी दूर दूर होते हैं आपस में, जिसकी वजह से इनके साथी के बीच में वीक वन रोल फोर्स ऑफ रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से इसके साथी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों आई होप आपको अच्छी चीज़ें समझ आई होंगी, सिंपल सिंपल चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।